नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे यानी छात्रों के सब्जेक्ट विषय में जो बदलाव किए जा रहे हैं एनसीईआरटी की। आखिर ऐसे क्या मसला है कि इतिहास को बदला जा रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नईम सिद्दीकी, जो कि पत्रकार है और इनका अच्छा खासा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर ये अपनी राय भी रखते हैं और खबरें भी दिखाते हैं। नईम सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद निधि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? यानी इतिहास को बदला जा रहा है, बच्चे इतिहास को अगर पाठ्यक्रम में ये चेंजेस आ रहे हैं एनसीईआरटी की, आखिर ऐसे क्या मनसा है कि वो बदलाव कर रही है? आप इसको कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, इतिहास जो होता है वो भविष्य में सीखने के लिए होता है निधि जी। दूसरी बात यह है कि जो सरकारें होती हैं वो अपने हिसाब से नीतियां बनाती हैं। जी अब से पहले इतिहास में जिस तरीके से मुगलों को दिखाया गया और बहुत जी सारी चीजें बताई गई, सिखाई गई, हम भी जी इतिहास पढ़े हैं। बहुत पूर्व जो अपने से पूर्वजों से सुनते थे वो इतिहास में हुआ करता था। लेकिन आज बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिस तरीके से एनसीईआरटी ने ये चेंज किया है और अभी लागू तो नहीं हुआ है, होने वाला है। आगामी सत्र में जो छात्र छात्राएं, जो जिन लोगों ने पहली तैयारी की है, जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं तक जी जिन्होंने ये इतिहास पढ़ा है 10 11 साल तक, वो फिर 1 साल में 2 महीने में 4 महीने में वो इतिहास को किस तरीके से समझ पाएंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरा अपना एक निजी राय है, यदि किसी सरकार को इतिहास बदलना है, अपनी नीतियां बदलनी है, तो उसके लिए उसको कम से कम 1 साल पहले तैयारी की जानी चाहिए। जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट की और स्कूलों में चलता है। नहीं मेरी जी, ये सडनली आप सही कह रहे हैं। कुछ समय पहले अगर इसकी तैयारी की जाए, बच्चों को पहले से आगाह किया जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी अपने आप को तैयार कर पाते हैं। आप सही कह रहे हैं, पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सडनली एकदम से बच्चों के ऊपर थोप दिया है, एकदम से ये अनाउंस किया है कि अब चेंजेस ला दिए गए हैं, यानी 12th में और 11th में कुछ पाठ्यक्रम है, कुछ सब्जेक्ट हैं जो चेंज कर दिए गए हैं। इनफैक्ट कुछ लाइनें भी हैं, कुछ अध्याय भी हैं जो पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। फिलहाल अब उस पर हम बात करें तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपसे ये पता करते हैं मंशा क्या है कि एकदम से इस तरह से चेंज करना और नई नीतियां लाना। कहीं ना कहीं टकराव भी तो पैदा हो सकता है ना। देखिए, जब सरकारें बदलती हैं तो हवा का मिजाज भी बदलता है। अब जब जी हवा का मिजाज बदलता है तो सारी चीजें चेंज होती हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं कहूंगा, बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। सावरकर जी को लेकर बहुत बवाल हुआ है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। भाजपा जी कांग्रेस में काफी जंग छिड़ी है। उसी से जी मुतालिक मेरा एक सवाल यह है कि क्या सरकारें बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं या नहीं। नंबर एक। इसी सवाल में मैं एक अपना सवाल जोड़ता हूं। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जी शिक्षा से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। वहां पर पूरे दिल्ली में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में 4 लाख छात्र छात्राएं बैठी थी, लेकिन जी बावजूद इसके उसमें 1.5 लाख छात्र छात्राएं पास नहीं हो पाए। वो आखिर इसकी क्या वजह है? पूरे देश में डंका बजाया गया था कि दिल्ली की शिक्षा को बहुत मॉडर्न रूप से चलाया जा रहा है, बहुत उसके बखान किए गए मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 4 लाख छात्र छात्राओं में जो हाई स्कूल इंटर के छात्र छात्राएं थी, कि 1.5 लाख उसमें फेल हुए हैं। और सरकार को आखिर मानना पड़ा, शिक्षा बोर्ड को आदेश करने पड़े कि उनकी कॉपियां दोबारा से जांची जाए। और मैं सुबह देख रहा था काफी चैनल्स पर, रात भी मैंने प्रोग्राम देखा, तो उसमें कुछ बच्चों के हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसमें से 80 में से किसी बच्चे के 2 नंबर आए, किसी के 4 आए, किसी के 8 आए, किसी के 10 आए। बड़ा चिंता का विषय है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार जब शिक्षा नीति में चेंज लाना चाहती है, करना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, जी लेकिन उसकी हमें तैयारी कैसे करनी होगी। मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, जो कक्षा 11वीं के छात्र हैं, पिछले 10 साल से वो पुराना इतिहास पढ़ रहे हैं, क्या वो 3 महीने 6 महीने में
नया इतिहास समझ सकेंगे? मैं तो नहीं समझता, परेशानियां बहुत आई। जी बहुत दीदी, परेशानी आएंगी, सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं टकराव भी पैदा होगा। तो आपकी नईम आवाज। जी जिस तरह, जी नईम जी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दिल्ली में तो चलिए अलग चीज है, पर अगर यूपी के स्कूलों की बात की जाए, यूपी के स्कूलों की, तो उसकी छवि को लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं कि यूपी के स्कूलों में शिक्षा नहीं है, ना ही व्यवस्था है। फिर आप ये एक बदलना, इतिहास बदलना, बहुत अच्छा ये भी सवाल एक है तरह आपका। से कहिए तो। हाँ जी। बहुत अच्छा सवाल है। तो और मेरा ये इसमें भी एक एक कटाक्ष कहीं भी ना होगा। कहीं, नहीं जी, ये भी कहीं ना कहीं एक दाग लगना कहीं, या फिर विपक्षियों का आरोप कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी ही कहते हैं कि यूपी के स्कूलों की हालत बद से बदतर है। ठीक है। हम्म। और अभी आपने जैसे आंकड़े गिनाए हैं दिल्ली के स्कूलों के, पर अब अगर हम यूपी के स्कूलों की बात करें तो यूपी में ये चेंजेस किए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा। तो अब ये दाग कहीं या फिर आरोप कहीं, इसको आप कैसे देखते हैं नईम जी? देखिए, मैं शेर के साथ, दुष्यंत जी का शेर है। और जी उत्तर प्रदेश के जो हमारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रमुख सचिव महोदय हो, माननीय मंत्री जी हो, जी अध्यापक जी गण हो, उनको पर एक शेर के साथ में इस बात पे आऊंगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जी तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब माननीय योगी जी की सरकार पिछले टर्म में आई थी, अब तो दूसरा टर्म है इनका, उसमें जी एक बड़ी चर्चा करी थी कि जो सरकारी अध्यापक हैं, वो सरकारी अध्यापक जो बहुत अच्छा वेतन लेते हैं सरकार से, उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालयों में पढ़े। जी। ऐसा क्यों नहीं है कि वो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते? मेरा हम्म। दावा है कि सरकारी विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं 99% उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसी वजह क्या है? तो हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी शिक्षा है, गवर्नमेंट जो हमें शिक्षा दिला रही है, उसमें अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ऐसी क्या वजह है वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में, सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं? इसका सीधा सीधा मेरा एक सवाल है, और जवाब ही है अपने सवाल में, कि आखिर कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों में शिक्षा सही नहीं दी जा रही है। इसके लिए सुधार की बहुत सख्त आवश्यकता है। मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो सरकारी विद्यालय में हमारे अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनके बच्चों को भी सरकारी विद्यालय में एडमिशन दिलाना चाहिए। जब उनके बच्चे होंगे तो उनको भी शिक्षा में कुछ सुधार लाने की और, चेंजेस लाने होंगे। हाँ, बहुत चेंजेस आएगा, बिल्कुल। सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनमें उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आप सही कह रहे हैं, मैं 99% कह सकती हूँ कि नहीं पढ़ रहे हैं। वो अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो तो उन्हें तो जरूरत निधि जी, नहीं है, आप भी उन्हें मेरी तो बात से जरूरत नहीं सहमत है। हैं कि 99% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं सरकारी अध्यापक अध्यापकों के? जी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें खुद पता है, हमने देखा है। हम भी जब पढ़ते थे तो हमारी जो टीचर्स थी, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं नैम जी। तो हमने देखा है, ये कहीं ना कहीं हमने देखा है। और जी। इसीलिए अच्छा खासा वेतन मिल रहा है। सही कह रहे हैं आप, अच्छा खासा वेतन मिल रहा है, ना ही तो उन चीजों पर कोई ध्यान दे रहा है। पर ये सवाल का जवाब आपने सही दिया कि स्थिति में चेंजेस क्यों नहीं लाए जा रहे हैं और यूपी के स्कूलों की हालत क्यों सही नहीं है। तो अगर दूसरा सवाल हम दोबारा से बदलाव पर आएंगे, ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं एनसीईआरटी के द्वारा, तो इसमें गांधी जी की हत्या के जो गोडसे थे, यानी उनके जो संघ की भूमिका थी, उसको भी चेंज किया जा रहा है, वो भी हटाया जा रहा है। ये क्या मंशा है, ये क्या चीज है, इसको क्यों हटाया जा रहा है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारे दर्शक भी जानते हैं, पूरा भारत जानता है। तो फिर गोडसे की उस भूमिका को और उस संघ को क्यों उस चीज को हटाया जा रहा है? देखिए, गोडसे जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी भारतीय राजनीति में गोडसे जी का नाम आता है, जहां जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम आता है, उसके परिप्रेक्ष्य जी में गोडसे जी जी का भी नाम आता है। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं कहूंगा, लेकिन आपने मुद्दा छेड़ा गोडसे जी वाला, तो मेरा सिर्फ जी इतना कहना है कि भारत की राजनीति से ही देश चलता है। कोई भी देश राजनीति से ही चलता है।
एक पक्ष गोडसे जी को भगवान के रूप में मानता है, दूसरा जी। पक्ष गोडसे जी को दूसरे रूप में मानता हत्यारे है। की। मैं अपनी जुबान पे हाँ। नहीं कहूंगा, दोनों के सोचने के नजरिए अलग अलग। हम्म। एक पार्टी ने देश पे 60 साल से ज्यादा राज किया, उन्होंने गोडसे जी को दूसरी नजर से देखा। एक हम्म। पार्टी जो वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता गोडसे जी पार्टी। को, भारतीय जनता पार्टी, वो गोडसे जी को बहुत अच्छी नजर से देखती है। जी। तो अगर हम गोडसे जी के बारे में बात करें तो मैं तो यही कहूंगा कि ये राजनीति का मामला है। ना हम किसी को अच्छा कह सकते हैं, ना किसी को हम बुरा कह सकते हैं। गोडसे जी के बारे में जो हमने सुना है, किताबों में जो सुना है, आज से दस इतिहास पंद्रह में, बीस साल पहले इतिहास वो में। अलग नजरिया था, अलग नजरिया नहीं बनेगी नहीं। 10 15 साल नहीं, पहले, इतिहास लेकिन में। आज गोडसे जी के बारे में बिल्कुल अलग नजरिया है। बस। जी, चेंज कर दिया गया है, और अब भी चेंजेस लाए जा रहे हैं, फिर तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसे तो पता ही नहीं होगा। सब चीज चेंज कर दिया जाएगा जिस तरह से पाठ्यक्रम में चेंज किया जा रहा है। हमें तो पढ़ने को मिला था या फिर सुनने को मिला था, पर अब तो उन्हें सुनने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जानकारी किताबों में होती है तो किताबें ही चेंज कर दी जा रही देखिए, किताबें चेंज करने से, निधि जी स्पष्ट कह दूं मैं, किताबें हैं। चेंज करने से इतिहास कभी नहीं बदला जाता। नंबर एक, जी। आज आप इतिहास बदल रहे हैं तो आज से जो 30 40 50 60 साल पहले की किताबें हैं, उनको आप नेस्ते नाबूद नहीं कर सकते। उन किताबों में जो लिखा है वो किताबें आज भी जिंदा हैं और इंशाल्लाह जी। जिंदा रहेंगी। उन किताबों को कहीं मिटाने की आवश्यकता नहीं है, वो किताबें आज भी कायम हैं। भले से इतिहास में हम कुछ भी चेंज कर दें, नया पाठ्यक्रम लागू कर दें, आज गोडसे जी की बात हो रही है, मुगलों की बात हो रही है, इन्हें सबको हम चेंज कर दें, लेकिन जी। मेरा दावा है कि किताबों को, हम किताबों के इतिहास को, पुराने इतिहास को कभी खत्म नहीं कर सकते। और एक चीज और, हाँ, इतिहास से पहले जो असली इतिहास है, जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते हैं, असली इतिहास वो है, वो बताते हैं कि पुराने टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्चा सबसे पहले इतिहास की शिक्षा अपने परिवार से लेता है, अपने घर के बुजुर्गों से लेता है, और वही बातें आगे चल के किताबों में आती नहीं, है। सही जी कह रहे निधि, हैं, हमारी वर्तमान की जो जड़ है वो कहीं इतिहास की गर्भनाल से जुड़ी हुई है, तो वो कैसे चेंज हो जाएगी। सही बिल्कुल कह रहे बिल्कुल। हैं आप। जी, सही कह रहे हैं। अब अगर हम बात करें, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाले ही ये कहा जा रहा है कि इतिहास के कूड़ेदान में नजर आ रहे हैं, ये विपक्षी का आरोप है, विपक्षी का, हमारा नहीं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, और कहीं ना कहीं विपक्षी, उसमें चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, हर कोई ये मुद्दा छेड़ रहा है, बातें कर रहा है, सियासत गरमा चुकी है। तो आप कैसे देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, पर अब फिर देखिए से एक और मुद्दा छिड़ चुका है, आप कैसे देख रहे हैं। निधि जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा आपसे, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के काम में कमियां निकालना, नंबर एक। जी। जी। लेकिन एक विपक्ष उस समय भी होता था जी। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और विपक्ष में नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय स्वर्गवास हो गया उनका, देश के बहुत बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। एक विपक्ष वो भी हुआ करता था। जी। विपक्ष में रहते हुए वो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष की जहां आलोचना भी करते थे, वहीं उनके काम को सराहते भी थे। लेकिन आज ऐसा विपक्ष नहीं है, सब अपनी अपनी रोटी भुनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि अभी आपने परसों माफ कीजिए, कल देखा होगा, 14 दल जो विपक्ष के थे, जिसमें समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक दल थे, टीएमसी वगैरह, अलग अलग दल थे, 14 दल थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। उन्होंने अजीब ही मांग कर दी कि हम, विपक्ष लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारे लिए अलग जी। कानून बनाओ। अरे भाई, जी। आप भी हाँ। देश के नागरिक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, आपके लिए अदालतें अलग होंगी क्या? बताइए आप, क्या आपके लिए कानून अलग होगा? कैसी सोच हो गई विपक्ष की? और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि विपक्ष को सशक्त भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष वो होता है जो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। अब जी। विपक्ष वो नहीं रहा जो सरकार को आईना दिखाए, बल्कि उसको नोचने और खरोचने में लगा है।
मैं तो यही कहूंगा कि विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की हो या किसी अन्य दल की हो। विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि विपक्ष जब जब कमजोर हुआ है, तब तब देश में मनमानी हुई है। बस। नहीं नहीं जी, कमजोर नहीं कहेंगे, कमजोर नहीं कहेंगे, जब 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 विपक्षी हमलावर हुआ है, क्योंकि कमजोर की तो बात ही नहीं है, हमलावर हुआ है। कोई भी, अगर कोई भी पार्टी है उसको निधि जी, कटघरे आज में विपक्ष कर कमजोर इसलिए उस है, पर बता दें आरोप आपको। लगाए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, पर आरोप लगाए जाते हैं, नहीं नहीं, अच्छाई दिखाने की जगह बुराइयां दिखाने शुरू कर देते हैं, आप कहीं सही ना कह कहीं रही हैं। जनता मेरा पर इसका असर पड़ता है। मेरा कहने का नजरिया दूसरा है, आपका सोचने का दूसरा है। मेरे कहने का नजरिया यह है, मैं शुरुआत कर दूं दो तीन पार्टियों से। जी कांग्रेस की बात ले लीजिए, मुख्य विपक्षी पार्टी है। राहुल जी पे नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, नंबर एक। जी। टीएमसी हम्म। में ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर मामला चल रहा है, नंबर दो। तीन, समाजवादी पार्टी में भी आय से अधिक का मामला एक नेता पे चल रहा है। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को ईडी की पूछताछ चल रही है। तो ये सब अपने अपने को बचाने में लगे हैं। विपक्षी एकता जी। मैं नहीं कहूंगा इसको। हाँ इसको जी। ये कहूंगा कि शेख अपनी अपनी देख एक मिसाल है। जी ये सब अपनी अपनी देख रहे हैं, अपनी अपनी बचा रहे हैं अपनी अपनी जान। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत होता, एक जी। बात पर अड़ा रहता, अपनी जी। सच्ची बात कहता, तो देश के लोग भी उनके साथ होते। विपक्ष को मैं इस बारे में बिल्कुल कतई मजबूत नहीं मानूंगा। वो सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज फैलाते अपने हैं। अपनी धांधलियों को छुपाया जा रहा है, अपने अपनी धांधलियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पक्ष को कटघरे में खड़ा करा जा रहा है। चलो इन चीजों को छोड़ते हैं फिलहाल। नहीं जी, हम बात करते हैं इतिहास को लेकर। माहौल आपकी तरफ क्या है, कैसा स्कूलों में अभी जो चेंजेस आए हैं उसको लेकर क्या बातें की जा रही हैं? देखिए, बिजनौर में भी बहुत कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं। खासतौर से मैं नजीबाबाद रहता हूं, तो नजीबाबाद में एमडीएस इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, और काफी इंटर कॉलेजेस हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने आपसे पहले बताया था, बच्चों में इतिहास के बारे में जागरूकता नहीं है। अभी पिछले सप्ताह प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक टीचर्स मीडिया में में ये टीचर्स जानकारी में आई थी। कैसा माहौल है, अध्यापिकाओं में कैसा माहौल है? देखिए, वो उन अध्यापक अध्यापिका तो जो नया सिलेबस आएगा उसको पढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी ना नई चीज को, जी नई जी चीज को जी। लेकर, सीखने को लेकर, सिखाने को लेकर, नई चीज को लेकर परेशानियां होती हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपने इतिहास को बदला है, बदलिए, कोई दिक्कत जी वाली बात नहीं है। नई जानकारी, नई टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, मैं कहता हूँ, समर्थन करता हूँ। जी। लेकिन उसके बारे में पहले से जन जागरूकता अभियान आगाह करना स्कूलों चाहिए, कॉलेजों आगाह में करना चाहिए। चलाना चाहिए। निधि, चलिए नईम जी, आपने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके लिए धन्यवाद। हम फिर से शुक्रिया। किसी टॉपिक पर, जैसे कि अभी अब राजनीति की बात चल रही थी, हम फिर से जल्द ही एक टॉपिक लेके आएंगे और उस पर फिर से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफी लंबा है तो उस पर काफी देर बात की जाएगी, तो दोबारा से शुरू करेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया हमें, शुक्रिया। शुक्रिया।